इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है क्योंकि आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। इस विषय में आज हमारी पार्टी के नेता, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह ट्वीट कर भी साफ तौर पर ये कहा, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज एक स्वर में ये कहना चाहती है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ने एक यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट कर किया है, जो पाप किया है वो निंदनीय है और आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, इसे कंडेम करती है। हम ये सोचते हैं कि एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज़्यादा एमपीज वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज फूफी की तरह बर्ताव करते हैं जब नाराज फूफी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज से कुछ ही दिन पहले एक लैंडमार्क जजमेंट ने कहा था, और मैं उस पंक्ति को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, deprivation of liberty even for a single day is one day too many. We must always be mindful of the deeper systemic implications of our decisions. सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को यह चेतावनी दी थी कड़े शब्दों में कि एक दिन के लिए भी अगर किसी की लिबर्टी से, लाइफ एंड लिबर्टी से, अभिव्यक्ति से खिलवाड़ होता है तो वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और उसकी बहुत भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ सकती है। आज जो दूसरा पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है देश के युवा से। आज मैं अंग्रेजी में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू ऑपोजिशन बट इज मोर एलर्जिक टू द यूथ ऑफ इंडिया। यंग स्टूडेंट्स बड़ी मजबूती से अपनी बात को इस लोकतंत्र में खुलकर रखते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश का युवा शायद पसंद नहीं, जो उन्होंने एक 21 साल की स्टूडेंट को गिरफ्तार किया दिल्ली से, एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस को भेजकर। यह वही भाजपा है जिसके कई सारे नेता, जब मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय जेल में बंद हुए, जो अपने जेल में बिताए हुए कुछ महीनों को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर घूमते हैं, आज भी अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में यह गिनवाते हैं कि मिसेस गांधी की इमरजेंसी में हम जेल गए क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी थी। जो बात बात पर 1970 के दशक की याद दिलाते हैं, आपातकाल की बात करके कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग उसी हिसाब से एक अघोषित आपातकाल की ओर इस देश को ले जा रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कड़े शब्दों में 70 के दशक में लगाई गई इमरजेंसी की तो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन आज आप 21 साल के बच्चों को पुलिस भेजकर दूसरे राज्य से बिना ट्रांजिट रिमांड लिए, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। ये कहां का इंसाफ है? अगर यह आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है आपातकाल? आज आम आदमी पार्टी, और मेरा तीसरा जरूरी पॉइंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज आम आदमी पार्टी देश के
सारे युवाओं से अपील करती है कि आप एकजुट हो जाइए और मिलकर एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की, डिसेंट को सप्रेस करने की, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। हम अपील करते हैं आज देश के युवाओं को, द यूथ ऑफ इंडिया को, कि आप एक स्वर में साथ आकर और स्ट्रांग तरीके से, मजबूती से भाजपा सरकार को जवाब दें और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। आज हम इस लोकतंत्र में बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान जिस देश में लागू है, इस देश में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की आजादी है। लेकिन आज एक 21 साल की बच्ची, एक 21 साल की भारत की बेटी दिशा रवि को अरेस्ट कर भाजपा सरकार ने यह दिखा दिया है कि यह सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है, जो एक 21 साल की बालिका से डरती है, घबराती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या हमारा भारत इतना कमजोर है? क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमजोर है कि वो एक 21 साल की भारत की बेटी से डर गए और 21 साल की भारत की बेटी को इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही थी? आज ये दिन देखना पड़ेगा इस देश को। मुझे सोच कर भी मेरी रूह कांप जाती है कि उस बेचारी के माता पिता पर क्या बीत रही होगी। और उसके माता पिता का ध्यान करते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, आम आदमी पार्टी साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि दिशा रवि को इमीडिएटली रिहा किया जाए, उसे तुरंत प्रभाव से रिहा करा जाए, उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। अगर आप इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया भी देखें, दिल्ली पुलिस के लॉजिक सुने, तो आप भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये अरेस्ट एक एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है। ये अरेस्ट सिर्फ एक एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है एक 21 साल की भारत की बेटी का। आज आम आदमी पार्टी इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहती है कि ये 21 साल की एक भारत की पढ़ी लिखी बिटिया को अरेस्ट कर मोदी सरकार ने एक चीज साफ कर दी है, और वो ये है कि भाजपा की सरकार कितनी घबराई हुई है, डरी हुई है इन 3 काले कानूनों को लेकर, इन फार्म लॉस को लेकर, जिसका विरोध दिशा रवि कर रही थी। इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है, इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, इतने फियर में है, इतनी स्केर्ड है, इतनी अफ्रेड है कि आज 21 साल की भारत की बेटी को अरेस्ट कर भाजपा सरकार यह साबित करना चाहती है कि कोई भी 3 काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज ना उठाए। मैं इस मंच से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार से, दिल्ली पुलिस से यह भी पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी 2 लाइनें हैं, वो कौन से 2 सेंटेंसेस हैं जिसका हवाला बार बार दिल्ली पुलिस दे रही है और ये कह रही है कि दिशा रवि को हमने इन 2 वाक्यों के लिए अरेस्ट किया। कौन से वो 2 सेंटेंस हैं? सार्वजनिक करें, बताएं। और क्या वो 2 सेंटेंस ऐसे हैं कि भारत की प्रभुता और अखंडता हिला दें? क्या वो ऐसा कोई अपराध हो गया है जिससे हमारी भारत माता की प्रभुता और अखंडता पे चोट पहुंची है? मैं बड़े साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहूंगा दैट डिसेंट इज नॉट इक्वल टू सेडिशन। सरकार से, रूलिंग पार्टी से मतभेद रखना देश से मतभेद रखना नहीं है। डिसेंट अलग है, सेडिशन अलग है। और आप कानूनी प्रावधानों और अपनी स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर
डिसेंट को क्रश करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज मोदी सरकार, भाजपा की सरकार के खिलाफ ना बोले। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से ये अपील करता हूं कि वो 2 सेंटेंसेस जिनका वो बार बार हवाला दे रहे हैं उसे सार्वजनिक करें। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में दिशा रवि के अरेस्ट की निंदा करती है। ये डिमांड करती है कि उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए, रिहा करा जाए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन है और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ देश के युवा को अपील करती है कि आप सब एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से बुलंद करिए। और मोदी सरकार इस देश के युवा से डरती है, ये आज भाजपा की सरकार ने साबित कर दिया कि इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की 56 अंश वाली सरकार आज 21 साल की एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से डरती है और उस बेचारी को जेल में बंद किया गया है। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और उनकी रिहा की मांग करती है। इस सिलसिले में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव, पुलिस आरोप लगा रही है कि ये टूल किट के जरिए खालिस्तानी संगठनों को देश में दोबारा से खड़ा करने की साजिश देश के खिलाफ रची जा रही है। मैं तो कह रहा हूं आप सार्वजनिक करें, आप बताएं क्यों अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार से आरोप लगाना, आज किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 100 से ऊपर किसानों की शहादत हो गई सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। उन्हें भी बदनाम करने के लिए पहले दिन से, 26 जनवरी से भी कई पहले, महीनों पहले से भाजपा की सरकार और उसके मंत्री, सांसद ये कहते आ रहे हैं कि जो किसान है वो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्हें चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए जो व्यक्ति भाजपा की सरकार की नीतियों या उनके द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करता है, उसे चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, आतंकवादी और अपराधी कह दिया जाता है। यह तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है बीजेपी का कि कोई भी उनके खिलाफ विरोध ना दर्ज करे, अगर दर्ज करता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दो। हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं, इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की भी भाजपा के कड़ी निंदा करते हैं। राघव, इस मामले में निकिता जैकब नाम की मुंबई की एडवोकेट का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी रही है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई जुड़ा है आम आदमी पार्टी से कि नहीं जुड़ा है। क्या निकिता जैकब महाराष्ट्र की किसी यूनिट में काम करती थी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसे जिक्र किया जा रहा है और मैं तो नहीं, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। मैं पहली बार आप ही से सुन रहा हूँ ये नाम, मैं नहीं जानता। साथ ही ये जो टूल किट का पूरा मामला है, इसमें कई लोगों को तलाश किया जा रहा है और जिस निकिता जैकब का जिक्र किया जा रहा है उसे भी ढूंढने की तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से और वारंट भी निकाल दिया गया है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने जैसा कि साफ कहा, मुझे नहीं लगता कि, और मैं खास करके आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिशा रवि नाम की 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट स्टूडेंट के बारे में है। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश इतना कमज़ोर है या भारत की प्रभुता और अखंडता इतनी कमज़ोर है कि 21 साल की भारत की बेटी जो मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 काले कानून का विरोध दर्ज कराते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करे और हमारी प्रभुता अखंडता हिल जाए। और मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि डिसेंट करना, सरकार से विचार या मतभेद रखना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश के खिलाफ हैं। मुझे लगता है हर भारतीय देश के साथ सदैव खड़ा है, भारत माता के साथ सदैव खड़ा है, लेकिन सरकार के साथ, उस पार्टी की सरकार के साथ तभी खड़ा है जब वो कोई सही काम करती है। हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, हम एक जनतंत्र का हिस्सा हैं। आज आर्टिकल 19 भारत के संविधान का हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के किसी भी फैसले का विरोध कर सकें। ये तो भारत का संविधान हमें देता है और इसे छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, आप मेरी बात पे भी यकीन मत करिए, भाजपा के अपने नेता 70 के दशक का हवाला देते हैं एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। 70 के दशक में मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई, हमें जेल में डाल दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई, सारे राइट्स खत्म हो गए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, संविधान को उन्होंने तार तार कर दिया। आज 1970 के दशक का हवाला देने वाली बीजेपी
वही कर रही है। फर्क उस समय यह था कि मिसेस गांधी ने प्रोक्लेमेशन किया, इमरजेंसी को घोषित किया, उस समय के राष्ट्रपति ने उनके दिखाई गई डॉटेड लाइन पे साइन करके लागू करी इमरजेंसी, और आज इमरजेंसी औपचारिक तौर पे लागू नहीं है। लेकिन 21 साल की बेटी को अरेस्ट कर कर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार कर रही है। अपने देश की युवाओं से एकजुट होने की अपील की। क्या इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई कैंपेन चलाने जा रही है सभी को साथ लेकर? नहीं, आज हम सिर्फ अपील कर रहे हैं फिलहाल। तो आने वाले समय में अगर कुछ कैंपेन या कोई भी डिसीजन पार्टी लेती है तो उस बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन आज हम देश के युवाओं से अपील करते हैं। देखिए, आज ये सरकार ऐसा लगता है कि युवाओं से बहुत डरती है। जैसा कि मैंने अंग्रेजी में कहा दैट दिस गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू ऑपोजिशन बट मोर एलर्जिक टू यूथ। यानी कि भारत सरकार को लगता है, मोदी जी को, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को देश के विपक्ष से, विपक्षी पार्टियों से तो एलर्जी है, लेकिन देश के युवाओं से ज्यादा एलर्जी है। इसीलिए मैं देश के युवाओं को कह रहा हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने के लिए एकजुट होइए और भारत के संविधान में दिए गए आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट का पूरा आप उपयोग कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा सकते हैं। सर, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की, तो हम 19(1) याद रखते हैं, 19(2) क्यों भूल जा रहे हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में 19(2) पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या है, आप थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। अगर राइटफुल प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है तो देश की संप्रभुता और बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं बात? बिल्कुल। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी वो दो लाइनें हैं जिससे भारत देश की प्रभुता या अखंडता पे कोई चोट पहुंची है? कौन सी वो दो लाइनें हैं? ऐसा क्या हुआ है, बताएं तो सही। आपने अगर 21 साल की बिटिया को अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने ऐसा क्या जघन्य अपराध कर दिया, ये भी तो पता लगे। उनको रिमांड में भेज दिया गया है, क्यों भेज दिया गया है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल साइबर सेल के लोग वहां जाकर उन्हें अरेस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इस पे सरकार को रोशनी डालनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि एक इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक और हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि किसी भी चीज से हिल जाएगी। राघव, एक सोशल मीडिया पे आपने ट्वीट किया है महंगाई को लेकर, किस तरह से देश में फिलहाल आप स्थिति को देख रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम कई ऐसे राज्य में यहाँ पर 100 के पार चले गए? देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारा देकर, मुझे याद है पेट्रोल डीजल के जब यूपीए 1 यूपीए 2 में रेट बढ़ा करते थे तो बीजेपी के नेता लगातार प्रोटेस्ट किया करते थे। कई नेता बैलगाड़ी में संसद आकर विरोध दर्ज कराते थे और कहा करते थे कि डीजल पेट्रोल अब इतना महंगा हो गया है कि सोनार की दुकान पे बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार 100 से ऊपर पेट्रोल के भाव हो गए हैं घरेलू खपत के लिए। ये वो सरकार है जिसने गैस सिलेंडर के प्राइस को 770 के पास पहुंचा दिया है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इनका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि हर चीज में पेट्रोल, डीजल या गैस कहीं ना कहीं लगता है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट भारत की महंगाई पर आ रही है इससे। और बीते 6 सालों में, 7 सालों में बल्कि, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, कई प्रकार के नई लागतें लागू करके, लेवीज लागू करके पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, डीजल के दाम, कच्चे तेल के भाव गिरे, उसी हिसाब से भारत में भी गिरने चाहिए थे, लेकिन भारत में नहीं गिरे, क्योंकि मोदी सरकार बढ़ाती गई, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया। इसके चलते आज 100 से ऊपर दाम पहुंच गया है पेट्रोल का। ये दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के पुराने बयान याद दिलाते हैं जब वो यूपीए 1 और यूपीए 2 का विरोध किया करते थे। लोगों ने यूपीए 1 और यूपीए 2 कांग्रेस पार्टी की महंगाई से परेशान होकर इनको वोट दिया था, लेकिन ये भी वही निकले, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे ही निकले। दिल्ली में बैठकर क्या आप राहत दे सकते हैं दिल्ली वालों को? देखिए, उस विषय में कई बार ऐसा सवाल आया है, कई बार
दिल्ली की सरकार ने इस पे जवाब भी दिया है। आने वाले समय में भी आप सरकार से कोई सवाल पूछेंगे तो ज़रूर वो कुछ जवाब देगी। लेकिन कम तो वो ड्यूटी या वो टैक्स होता है जो बढ़ाया गया है। जो चीज़ स्थगित है, जो बढ़ाई नहीं गई, जो स्टेशनरी है, वो कैसे कम की जाती है? आप मुझे बताएं। एक्साइज ड्यूटी केंद्र में बैठी सरकार लगातार बढ़ाई जा रही है। मैं आपको आंकड़े दूंगा, आज मैं लाया नहीं आंकड़े, मुझे याद आ रहा, मैंने कई बार इसी मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि कैसे 700% से अधिक, अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो 700% से अधिक एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया था केंद्र में बैठी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों पे। और एक बहुत बड़ा रिजर्व, उसका भी मैं अमाउंट भूल रहा हूं, कई हजारों करोड़ों का एक खजाना इस सरकार ने तैयार किया था हमारे देश में। और 2014 में, आपने अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, मोदी सरकार ने सबसे पहले 2014 में अगर कोई फैसला लिया था सरकार बनते ही, तो वो ये लिया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दामों को डीरेगुलेट करते हैं। यानी कि अगर कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर बैरल पे होता है, अगर वो बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के घरेलू खपत वाले डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। और अगर वो गिरेगा, उसी मात्रा में हिंदुस्तान के घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। यानी कि इसको लिंक कर दिया, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे घटेगा। लेकिन हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो दाम घटते गए घटते गए घटते गए घटते गए घटते गए, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को नसीब वाला भी कहा कि जब मेरी सरकार बनी तब 114-116 डॉलर प्रति बैरल था, ये घट के 20 डॉलर प्रति बैरल पे आ गया। मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूं। लेकिन जब घरेलू खपत के लिए डीजल पेट्रोल को गिराना था तो गिराने की बजाय उसी मात्रा में बढ़ाते गए, उल्टा काम किया, जिसकी वजह से आज डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और 100 के पार पेट्रोल हो चुका है। थैंक यू। हाँ जी, जो इस बार ये बजट घोषित किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये बजट तो बेसिकली इट इज टू सेल द फैमिली सिल्वर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेलिंग फैमिली सिल्वर। जो रिसोर्सेज 70 साल में भारतवासियों के खून पसीने से बनाए गए थे, वो सारी चीजें बेचकर चंद उद्योगपतियों को फायदा देने का प्रयास है। एक पूरा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। इस तरह का फैमिली सिल्वर जिसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कभी बेचा गया हो। और इंसान, मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, आप अपने ही परिवार का, मैं अपने परिवार का उदाहरण दूं, आपके परिवार का उदाहरण दूं। हम सब खूब मेहनत करते हैं और घर में कुछ पैसे जोड़ कर रखते हैं, सोना जोड़ कर रखते हैं कि कोई आपदा आएगी या घर में बेटी की शादी करनी होगी या कोई एक ऐसा इवेंट करना होगा, उसके में कभी काम आए तो खर्च करने के लिए उसे बनाते हैं। इसे फैमिली सिल्वर कहा जाता है, जो ऐसे ही हर छोटी चीज पे नहीं बेचा जाता और कोशिश करी जाती है उसे भी ना बेचा जाए। लेकिन उस 70 साल की भारतवासियों की जमा पूंजी को ये सरकार अगले 1-1.5-2 साल में बेच देगी, सब कुछ बेच देगी। ये है हिंदुस्तान का बजट। राम मंदिर के नाम पर किसी राजनीतिक दल द्वारा चंदा रैली करना, जनता से पैसे मांगना, राजनीतिक दल द्वारा, मैं साफ साफ शब्दों में नाम ले रहे हैं उसका, भाजपा, वे उसके कार्यकर्ता, क्या ये चंदा रैली करना उचित है या अनुचित?